मजदूरों की आजीविका एक्सरसाइज अर्थ 5 है, हिस्ट्री क्लास 10 अर्थव्यवस्था और उसकी आजीविका में मजदूरों की आजीविका देखना है। अब ये देखिए, अब चलिए मजदूरों की आजीविका क्या है इसको देखें। मजदूर काम करते हैं क्यों? अपनी जीविकोपार्जन के लिए। हम इसको बोल दिए इकोनॉमिक्स में, जीविकोपार्जन बोल देंगे तो क्या बोल देंगे? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और आजीविका बोल देंगे तो हिस्ट्री। मजदूरों की आजीविका। अब औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण का मतलब बड़े पैमाने पर कल कारखाने में बड़े बड़े मशीन यंत्रों से उत्पादन होने लगे। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया। जब औद्योगिकरण हुआ तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना, वहाँ पे बड़े बड़े मशीन यंत्र काम करने लगे। मनुष्य का काम, आदमी का काम, लेबर का काम बहुत कम मात्रा में रहा। उद्योग आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर मजदूर, सब बड़े बड़े उद्योगपति वेतन देंगे, उसी से उनका जीविका चलेगा। सब मजदूर बना लिए गए। औरतों एवं बच्चों में भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। 16 से 18 घंटा, 18 6 24, मतलब 6 घंटा में वो काका करेगा, सोच लीजिए। मतलब जिंदगी एकदम नरक बना दिया था। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में थे, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार थी, पूंजीपतियों का सहारा दिया जाता था। तभी ना साम्यवादी दल अलग हुआ, उससे आखिर अपना आंदोलन चलाना शुरू किया। मजदूरी की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे। जो कुटीर तो छोटे छोटे उद्योग को बंद करके चले आए थे, उसका मशीन जंग पकड़ लिया, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो महंगा, पर फिर बेचने की समस्या। अब वो वापस लौट नहीं पा सकते थे, क्योंकि कल पुर्जे और मशीनों के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना संभव है। कल पुर्जा जहाँ नया नया चल रहा है, वहाँ पुराने वाले से थोड़ी उत्पादन हो पाएगा। उत्तरोत्तर यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु बन गए। नया नया जो कारखाना स्थापित हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इससे उनके लिए काफी दुश्मन बन गया। कौन? मशीन यंत्र। तो दुश्मन कौन बना? मशीन यंत्र। तब खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा। वही यहाँ पर हो रहा है। सब मशीन में के सब औरत आओ, मतलब कारीगर मिल के सब मशीन के तोड़ ताड़ किया, कुछ जला दिया। सर कुछ उत्तरोत्तर ये भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु हो गए। चूंकि इन कारखानों ने उन्हें बेरोजगार किया था, जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में मिल गई थी, उनका जीवन कष्टमय ही था। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू कर दिया। खड़ा हुई आप। जब औद्योगिकरण हुआ तो मनुष्य क्या किए? कारीगर लोग झुंड बना के घूमने लगे और मशीन को निकाल के तोड़ने लगे। फैक्ट्री में मशीन को तोड़ दिए, कुछ चौराहे पर ला के तोड़ दिए, बच जाइए। बहुत सुंदर। अतः इन मजदूरों में बेरोजगारों के झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लग गए। यूरोप में उन कातने वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार किया। कई जगहों पर मशीन को चौराहे पर लाकर उसमें आग लगा दी। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थ को खरीदने के लिए धन नहीं था। वो भूखे मरने के लिए विवश थे कारीगर। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। अगर गांव घर में आप रहते हैं तो चलो कोई लोग चुप करवा देता, बतिया रहे। गांव घर में रहेंगे तो अपना सब्जी किसी को किलो दे देंगे, वो आपको दे देगा। मतलब 1-2 आइटम का सब्जी मिल जाए, कुछ खाना पीना, कुछ काम कर लेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन शहर में गए तक कमेबा न तक खरीदा लाके नहीं बोलेंगे। 1830 में 30 से 1848 के मध्य मजदूरों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया गया। 1830 से लेकर 1848 तक इतना दिन लंबा मजदूर का संगठन चलता रहा। लेकिन संगठित होइएगा तब ना। 1832 ईस्वी में सुधार किया गया, इसे अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1832 में। लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था श्रमिकों को। अब बताइए, मतलब पूंजीपति वर्गों की सरकार है, वही लोग वोटिंग करेंगे, वही लोग फिर सरकार चुनेंगे। के नेतृत्व में लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों के चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को मजदूर का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है। उस काल में यद्यपि इस आंदोलन की सफलता तो नहीं मिली, परंतु आगे चलकर इससे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरी को मांगों के पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़ गए।
सन 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क को मताधिकार प्राप्त किया गया। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष और वयस्क को मताधिकार देने, वोट देने का अधिकार मिल गया। अब वोट देने का अधिकार मिला तो कई को पार्टी रहेगा, हम जिसको मन करेगा उसको हम वोट देंगे। हम पूंजीपतियों को वोट नहीं देंगे, साम्यवादी को वोट देंगे, समाजवादी को वोट देंगे जो मेरे लिए काम करेगा। विश्व के बाद वहाँ मजदूर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ मजदूर दल की सरकार बनी जिसने उनके हितों की रक्षा की। ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार कब बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। भारत में 1850 ईस्वी के बाद काल का भारतीय श्रमिक वर्ग का आकस्मिक आरंभिक काल कहा जाता है। 1850 ईस्वी के आसपास श्रमिक का शुरुआत वहीं से कहा जा रहा है। उद्योग धंधा चौपट हो गया एकदम। तब भारत में उद्योगों की स्थापना से मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी। उद्योग बढ़ा तो मजदूर भी बढ़ गए। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लंबे समय तक घंटे काम, मिलों में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, साथ ही सामान्य सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ता था। कितने कष्ट थे आप लोग ये ध्यान से सोचिए कि आपके पापा जहाँ काम कर रहे होंगे उन कितनी कठिनाइयाँ हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी पद पर। तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, बाकी एक दो को पापा होंगे, बाकी हम लोग मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, मन नीचे वाले लोग हैं, न मिडिल है ना अपर हैं। अपर है मिडिल तो है नहीं, तो मिडिल से नीचे या लोअर से थोड़ा सा ऊपर। अब बताइए किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो सोचिए कि आपका वही बनना चाहते हैं। अगर नहीं तो पढ़िए, अन्य तो साइकिल पीछे पीछे लेके जाइए, जहाँ जाता है वहाँ तक। समस्या को झेला। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से भी भारतीय मजदूर को क्षोभ। शासन में भी उत्पीड़न था, अतः उन्हें मिल मालिकों में औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाने पड़ी। पहला बात तो हम उपनिवेश हो गए थे। दूसरा, कारीगर अंग्रेजों का यहाँ पे मशीन यंत्र लगाया गया, उद्योग धंधे लगाए गए, उसके अपना मनमानी ढंग से वेतन देते थे। करना है करो, ना तो बोले अंग्रेजी शासन था तुरंत तक कुछ वाइयो देगा। स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की, चूंकि उसे डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनकी प्रतिद्वंदिता बन जाएगी। सस्ते मजदूर अगर रहेंगे तो भारत में प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। इसके ख्याल से कुछ तो ध्यान दिया। 1875 ईस्वी में उनकी मांग के आधार पर एक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग कब नियुक्त किया गया? 1875। जिसका प्रतिवेदन के आधार पर सन 1981 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ और उसमें काम का समय बांधा गया। कितने घंटे काम करने हैं, मजदूरी इतनी तो मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। इतने कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में नहीं काम कर सकते, ये सब निकला। अभी तो वर्तमान में 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चों को से आप अगर काम लेते हैं तो आपको तुरंत उसको दंड संहिता लगा दिया जाएगा। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसके तहत 1881 ईस्वी में बने कानून के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम का घंटा बांधा गया और महिलाओं को भी काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया। देखिए, कोई भी चीज पहल करने में शुरू में तो दिक्कतें होती है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो दौड़ना शुरू कर देता है। फिर मजदूरों को वो संतोष, फिर अब मजदूर अभी संतुष्ट नहीं हुए, काहे कि बहुत सारी आवश्यकताएं थी उनको, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना। फिर भी मजदूरों को असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 से 1890 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में 25 हड़तालें दर्ज की। कितने हड़तालें हुए? 25 हड़ताल। मजदूर असंगठित थे, इन लोगों में संगठन नहीं था। जो गांव से आए थे कुछ समय तक उद्योगों में लगकर अपनी स्थिति सुधारना लाना चाहते थे। सुधार नहीं आने पर उनकी स्थिति ये कारखाना छोड़कर वापस घर लौट गए। देख, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो घर वापस, जैसे खान साहब कहते हैं कि जब मैं जाना चाहता था घर है तो हमारे पास भाड़ा नहीं था। और देखिए आज कहाँ से कहाँ निकल गए। तो देखिए, परिश्रम के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, वो तो कर रहे हैं। देखिए, अगर उनको लीडरशिप कहीं का मिलता है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिष्ठा आज उस सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, किसी राष्ट्रपति को सोचना होगा उसके लिए, है ना। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है। वो कभी भी हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक के क्षेत्र में नहीं है। जो बच्चे उन्हें जितना प्यार दे रहे हैं वो बहुत है, बहुत, अभी अनंत पाएंगे वो। धीरे धीरे ये संगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए।
31 अक्टूबर 1920 को 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1920। 31 अक्टूबर 1920 को। और लाला लाजपत राय उनके प्रधान बने। लाला लाजपत राय क्या बने? उनका प्रधान, मतलब कि नेता बन गए। सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के गठन एवं श्रमिकों की समस्याओं के अंतर्गत भूमिका मिल गई। आगे देखिए, सन 1926 से मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। 1926 में क्या पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम एक्ट, कानून पारित हो गया, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता दी जाने लगी। सन 1929 से घोर मंदी। अब ये सब क्या था लिखा है? जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूरों को संघ की मान्यता दी जाने लगी है। क्या है? जब आप कंपनी में काम करते हैं तो पुराने वर्कर्स हो जाते हैं तो आपको वो परमानेंट कर लेता है ना। जैसे कैसे नौकरी परमानेंट होता है, सरकारी दफ्तर में भी कोई कैजुअल में रहता है, तो वो जब परमानेंट हो जाएगा तो आपको फंड बोनस जितना चीज़ें सब मिलेगा। कंपनी मालिक किसी भी हालत में आपको हटा नहीं सकता, छट्टी नहीं कर सकता है, और जो उससे मतलब जो परमानेंट नहीं है उनको हटा भी सकता है। ठीक है, इस क्या लिखा है? इनके श्रमिकों की छटनी पर रोक लगा सका जब वो पंजीकृत हो गए तब। इस काल में मजदूर संघों में फूट पड़ गई। इसी कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ लिया। साम्यवाद की लहर रूस से भारत तक आ गई और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई। मजदूर वर्ग के लोग उनके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग का स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देता है। साम्यवाद कहा कि हम मजदूरों के साथ हैं। गांधी जी मजदूर आंदोलन के लिए कहाँ गए थे? चंपारण तो किसान आंदोलन था, खेरा में भी किसान, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों की महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया गया। महंगाई भत्ता क्या होता है? उसको बोलते हैं DA, डेवलपमेंट भत्ता दिया जाता है, अकाउंट दिया जाता है। तो मतलब कि जब महंगाई बढ़ा तो हमारा वेतन भी बढ़ाइए। अब देखिएगा, सरकार देता है साल में एक बार या 2 बार निकालेगा। अभी निकाला है कि सरकार 4% DA बढ़ा दिया। महंगाई जब बढ़ी तो 4% DA बढ़ा दिया, तो जिसको 100 रुपया वेतन मिलता होगा उसको 104 रुपया मिलेगा। बतिया समझे? जैसे एक ही आदमी प्यून पर बहाली हुआ है चपरासी में, तो उसका 40,000 वेतन है और आप जाइएगा तो आपका 22,000 होगा, मान के चलिए। तो कहीं एक बार 40,000 हो, प्यून है तो 40,000, हमारा 22,000 का है। तो फिर आप भी धीरे धीरे पुराना होते जाएगा, TA DA सब बढ़ते उतना हो जाता है। समझ में आया? सन 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। किसको बोले थे कि भारत छोड़ दो? कौन बोले थे? हम सब बोले थे, बाबा बोले थे, गांधी बाबा। इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जो हमारे मुल्क पर शासन कर रहा था। भाग यहाँ से। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। लगभग सभी जगहों के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी की आर्थिक मांगों को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। कहा कि अंग्रेज आया तब भी हमारा सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुआ है, उद्योग धंधा लगा दिया, कम पैसा में हमको काम करना पड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? स्थिति अच्छी हो जाएगी। ऐसा सोचे कि जब अंग्रेज यहाँ से भागेगा, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद हटेगा तो स्थिति अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीर मांगे तो चंदा है, अमीर मांगे तो चंदा है, और गरीब मांगे तो उसका धंधा है। ये लोग कहते हैं। बड़े बाप का बेटा लुंगड़ा के जा रहा है ना पीपा के, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। और देखा सला के छोटा रह, देखा सला खाए के ठिकाना नहीं पिए। हालांकि बात सत्य है। 500 कमाएगा और 100 रुपये मेहारू से बचा के खुश लेगा और जा कौन मरा कौन बड़ा मजा आता है। इंडियन नेशनल यूनियन ट्रेड यूनियन हिंद मजदूर संघ यूनाइटेड ट्रेड, ये 3 भाग में बट गया। जो मजदूरों का संगठन था वो 3 भाग में बट गया। पहला इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और एक हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन संघ। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी एक्ट पारित किया। एकदम इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब पारित हुआ? 1948 हाँ पारित किया गया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। आप अगर जानना चाहते हैं तो मोबाइल पर सर्च करिएगा, लिखिएगा रेवेन्यू मजदूरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेबर का मजदूरी,
तो आपको सीधे मोबाइल पर दे देगा कि इतना इतना इतना, इससे कम नहीं। अभी लगभग जो रेवेन्यू राजस्व एक विभाग है और वही तय करता है कि किस चीज़ को कितना मजदूरी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कोई लेबर मजदूर में काम करा उसको कितना मिलेगा, स्कूल में प्राइवेट में टीचर पढ़ा रहा तो उसको कितना मिलेगा, सबका रेवेन्यू रहता है। तो रेवेन्यू से ही वेतन मिलता है, समझ में आया। जिसके अनुसार केस करिए आप, जेल जाएगा, शोषणात्मक विरोध अधिनियम लगेगा, सीधा जेल जाएगा, कोई राहत नहीं है। और फिर उसको तमाम चीजें जोड़ के देना पड़ेगा। ये वो केस करेगा ना तो सबको देना पड़ेगा, जितना रहेगा सबको देना पड़ेगा। तो खेत गैलारी में और दुआरी में अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था कि अरे कहाँ चले गए। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बन गया कब, 1948 में। और अब जब हमारा आजाद हो गया, 47 में आजाद हुआ, 48 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास हो गया। इसके बाद शुरू हो गया यह पंचवर्षीय योजना। हर 5 साल पर योजना बनाया जाता है केंद्र में कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा लगाएंगे और क्या क्या विकास होगा। आजकल तो नया आ गया है कि साल रिपोर्ट काट देता है, देखिए भाई हमने इतना काम किया, देखिए भाई अभी इलेक्शन आया तो उनने वैकेंसी और सब वैकेंसी पहले से मौसा कर दे रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में किसको, उद्योग को। और द्वितीय योजना में यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि उससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रखे। अब श्रमिकों की कार्य कुशलता कैसे बढ़ेगी। अब 10 घंटा के बदले 12 घंटा काम लीजिएगा तो एकदम थक जाएगा, फिर कल पौना लाएगा। तो लेबर को जब तक ले अच्छा सा रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो काम ठीक ढंग से नहीं करेगा। अब पेट में भी तो खाली दाल रोटी तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मिक्स होना चाहिए ना, थोड़ा चटपटा रहेगा तो जिससे खाने पीने का अच्छा पौष्टिक तत्व लेगा तो उसको मजबूती आएगा और कंपनी में काम अच्छा से करेगा। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया और यह बोनस आयोग की नियुक्ति की गई। हम वो जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ फैक्ट्री में जाना 200 रुपया मिलता था, 200 रुपया बोनस। कोरोना के पहले 500 मिलता था और कोरोना के बाद 200 मिलता था। एकदम मुँह छेद के आते थे। अरे हमारे लिए 2 लाख है बेटवा, और जो दिया ना हमको उसके लिए तू 10 लाख होगा। अरे बाप रे गया, अरे गया का करबा राई पाई जोड़ के और चाहिए सुगनमा एक दिन फिगरवा के छोड़। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु देखिए, जो भी पैसा के लिए चिंता किया है वो कराह के मरा है, और जो जिसने चिंतन किया है वो हंस के गया। कबीर का नाम सुने हैं? कबीर ने कहा था, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया जग हंसा, कुछ ऐसी करनी कर चले कि मैं हंसी जग रोए। इस तरह मजदूरों की स्थिति में सुधार 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन स्थापित कर दिया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। सरकार खाली प्रयास कर रहा है। मंत्री के वेतन फुट से बढ़ेगा, विधायक के वेतन 5 साल के लिए फुट से बढ़ेगा, नेता के जो दिक्कत है कौन नीचे वाला सहेगा। लास्ट में बच्चल पत्तल खाए वाला जरूरत है। हम तो लगता है ना कि मोटा मोटी ये समझते हैं, 2 टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। सुमिंदर नंदर पंत का एक कविता शायद था, अब शायद पंते जी का ही है या निराला, ये दोनों में से किसी एक का होगा। सुमिंदर भिक्षुक कविता का नाम है। तो वो लिखे हैं, 2 टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। कौन? भिक्षुक। कहीं कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ। जब कुछ नहीं मिलता है तो बेचारा भीगा हुआ पत्थर से उठाता है खाना। मतलब बहुत दर्दनाक वर्णन किए हैं। पत्थर से जब खाना उठाता, गिरा हुआ खाना खाने के लिए सोचता है तो कुत्ता उसको झपट लेता है, कहता क्या ये मेरा हिस्सा है। ये गरीबों की हालत है। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों का उनका शोषण किया जा रहा है, पूंजीपतियों द्वारा। तो बताइए, आज तो हम लोग का भी शोषण हुआ, तो क्या करनी है?
तो चुपचाप रह गए तो बहुत कुछ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जीवन में एक चीज़ शपथ लिए कि किसी को अपने हाथ से बर्बाद नहीं करेंगे, बस छोड़ दिए। यानी तो उस तरीका जितना आप लोग को, जैसे ITI में आप भी ट्रेनिंग लीजिएगा ना, तो सब कुछ बताया जाएगा आपको। कब जब अप्रेंटिसशिप में, ट्रेनिंग में नहीं बताएगा, जब अप्रेंटिसशिप करके आइएगा तो सब कुछ आपको जानना है कि आपके साथ मिल मालिक क्या कर सकता है, कंपनी के मालिक क्या कर सकता है, आपको कैसा बिहेव करना है, सब कुछ। डरना नहीं है, ठीक है? डर गया वो समझो हाथ को ऐसे बचाओ बचाओ, ऐसे नहीं करना, हाथ को ऐसे करना, आओ सीधा ब्लॉक करेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से खत्म हुआ कुटीर उद्योग का महत्व भी हमने आपको बता दिया। अब ये लेसन समाप्त हो गया। अब अगला ब्रेक, अगले ब्रेक के बाद, अच्छा चलिए एक सवाल बताइए। मनीष कश्यप खड़े हो जाइए। बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? खड़े होइए, खड़ा होइए, मालूम है, खड़ा होइए। कहिए कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया लेकिन मालूम नहीं। कौन बताएगा जी? बुजुर्गा वर्ग, चलिए बताइए, बैठ जाइए, बताइए जो भी, कोई भी अभी बता दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे, दोबारा सुनिए। हाँ। औद्योगिकरण के फल स्वरूप समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, और तीसरा है मजदूर वर्ग। बहुत अच्छा है ना। चलिए, और अब अगला सवाल है, अभी बैठ जाइए। अगला सवाल है, शहरों के तरफ पलायन कैसे हुआ? हाँ, आइए आप अंजलि, शहरों की तरफ लोगों का आवागमन कैसे बढ़ा? गांव में औद्योगिकरण होने के कारण, गांव में औद्योगिकरण होने के कारण कुटीर हाँ, तो उद्योग बोलिए। का पतन हुआ। उसके हाँ। बाद गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर। तो शहर में औद्योगिकरण होने के कारण गांव का पलायन, मजदूर जैसे आए अपना रोजगार के लिए, ठीक है। अब आप में से ये दो के छोड़ के, अब आप में से कोई बताइए स्लम पद्धति क्या है? नहीं, पहले इसको बताने, अंग्रेजी में मत बोलना। औद्योगिकरण के कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे रोजगार के लिए, जहां उन्हें गंदी बस्ती में रहना पड़ता था और वहां पर शौच की व्यवस्था नहीं थी और पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे हम श्रम करते थे। औद्योगिकरण होने के कारण गांव में कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिससे गांव के लोग शहरों में पलायन कर गए, जहां उन्हें मजदूर के रूप में रख लिया गया और उन्हें रहने के लिए गंदी बस्ती में कहा गया, छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे घरों में कहा गया, जहाँ ना शौच का व्यवस्था था ना पीने की पानी की। उसे हम लोग स्लम पट्टी कहते हैं। स्लम पद्धति, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बैठ जाइए। अब आप में से कौन बताएगा औद्योगिकरण क्या है? कोई भी? मीरा बताइए, डरिए मत, जवाब देने का हौसला रखिए। जब मानव श्रम करके किसी भी उद्योग को स्टार्ट करते हैं तो उसका औद्योगिकरण होता है। नो, कौन बताएगा? बताइए। औद्योगिकरण, हाँ, औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। गुड, बहुत सुंदर। अब काजल बताइए, निरोधकीकरण। औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त हो गए। इसे ही निरोधकीकरण कहा गया, जिसमें मजदूरों को कोई काम नहीं मिलता। बहुत सुंदर। अब आप क्या बताएंगी? सिल्ड क्या है? सिल्ड, हाँ, गिल्ड, हाँ, हम खोज रहे हैं। गिल्ड प्रथा, जिसमें उत्पादित वस्तुओं का मूल्य और उसका क्वालिटी देखा जाता है। ब्रांडेड। हाँ, ब्रांडेड। एक और क्या था? गिल्ड के बाद कुछ, बाड़ाबंदी प्रथा। हाँ, बाड़ाबंदी, हाँ, बाड़ाबंदी प्रथा क्या है? जिसमें किसानों से छोटे छोटे जमीनों को लेकर वहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म लगाए जाते थे। इसे ही बाड़ाबंदी प्रथा कहा जाता है। ठीक, बहुत सुंदर। मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर अधिनियम 1848 नहीं, 1948। क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसके बाद आप में से कौन बताएगा औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण? हाँ, बैठ जाइए। कोई भी, दो के अलावा आप लोग बोलिए। औद्योगिकरण के पिछड़ेपन के कारण बताइए। भारतीय औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण।
भारतीय औद्योगिकरण पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं: पूंजी का अभाव, सस्ते श्रमिकों का अभाव, बहुत सुंदर। नए नए मशीनों की कमी, हाँ। यातायात की असुविधा, हाँ। तकनीकी ज्ञान की कमी। हाँ। और चलिए, बहुत अच्छा। अब हम पूछेंगे कि हम उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए इसके क्या करना होगा। उसके लिए हमें पूंजी कि जितने की बोले सबको व्यवस्था- बुलेट दे गए। हाँ। अब चलिए, इधर से कोई भी बता दीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 60 में। चलिए, बहुत सुंदर। कौन बताएगा उपनिवेशवाद? बोलिए। बोले साहब, हाँ। जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार जमा लेता है और उसका शासन अपने अधीन कर लेता है तो शासक देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। बहुत सुंदर। बैठे। एकदम बैठ जाइए। तो इस तरह ये लेसन समाप्त होता है। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण बताएं। कौन बताएगा? फैक्ट्री प्रणाली विकास के 2 कारण। हाँ। नए आविष्कार। गुड। और फिर सस्ते श्रमिक, आवश्यकता आविष्कार की जन्य, नए मशीन का आविष्कार, कोयले लोहे की प्रचुर मात्रा, फैक्ट्री प्रणाली, शस्त्र सब की उपलब्धता, यातायात की और विशाल औपनिवेशिक स्थिति। बहुत सुंदर। चलिए, मिला जुला के सब हो चुका है। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लेसन 5 तैयार हो गया।